नमस्कार साथियों। आज हम लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और ये बड़ा ही चर्चित विषय रहा है पिछले एक दशक में, बल्कि कई दशकों में, न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी। लेकिन जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या पहचान की राजनीति या एक प्रकार से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या जातीय राजनीति की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वैश्विक संदर्भ में और भारतीय संदर्भ में हमको अंतर दिखाई देता है। जहाँ वैश्विक संदर्भ में ये बड़ा व्यापक है और इसमें जेंडर, रिलीजन, इथनिसिटी और रेस इत्यादि भी सीमित होते हैं या सम्मिलित किए जाते हैं। वहीं जब भारतीय संदर्भ में हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अस्मिता की राजनीति की बात करते हैं, तो इसका थोड़ा सा स्कोप सीमित हो जाता है और उसमें बेसिकली हम लोग कास्ट को लेकर अपनी बातें करते हैं। तो ये विषय उठा कैसे, ये जातीय अस्मिता या अस्मिता की राजनीति या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैसे शुरू हुई? तो देखिए, 20वीं शताब्दी में वैश्विक परिदृश्य में अगर देखें तो 20वीं शताब्दी के दूसरे अर्धार्ध में, अर्थात 1960s और 70s के दशक में बहुत सारे मूवमेंट्स अमेरिका में, यूरोप में शुरू हुए, जिसमें कि अमेरिकन ब्लैक मूवमेंट था, सिविल राइट्स मूवमेंट था, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, ले गेस्बियन के मूवमेंट्स, बहुत सारे इस प्रकार के मूवमेंट्स हुए। जिन ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिनको लगता था कि शायद उनको उनकी पहचान को लेकर राजनीति में उनका कोई दखल नहीं है, उनको जो है राजनीति में वो मार्जिनलाइज्ड हैं, मेन स्ट्रीम से अलग हैं, और उनको लगता था कि अगर वो संगठित होकर एक आंदोलन करेंगे तो हो सकता है राजनीति में अपना कोई स्थान बना सके या राजनीति में उनकी शिरकत हो सके, राजनीति में सत्ता में उनकी हिस्सेदारी हो सके। तो इस प्रकार से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में जो शुरू हुआ, उसमें बेसिकली जो एक विशेष कोई ग्रुप्स हुआ करते थे, उनको अपने प्रति जो जिस प्रकार का भेदभाव, हिंसा या मार्जिनलाइजेशन दिखाई देता था, उससे वो प्रेरित होकर उन्होंने एक प्रकार से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत की। और जहाँ भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात होगी, ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी होगी, वहाँ प्लूरल सोसाइटी होगी, वहाँ डाइवर्स सोसाइटी होगी, और बहुत सारा जो रोल होता है वो इन ग्रुप्स का कि भाई हम उस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हम अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को किस तरीके से मेंटेन करें, और न केवल मेंटेन करें बल्कि उसका हम एक राजनीतिक लिवरेज भी, पॉलिटिकल लिवरेज भी आपको मिले, अर्थात सत्ता में हमारी शिरकत भी हो। ये भी एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। पूरे विश्व में अगर एकेडमिक रूप से देखें तो इस पूरे प्रकरण को देखने का, अस्मिता की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को देखने के 3 प्रमुख दृष्टिकोण देखे गए हैं। एक तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण या नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जो केवल क्लास आइडेंटिटी की बात करता है, जो केवल हैव्स और हैव्स नॉट की बात करता है, जो केवल पूंजीपति और सर्वहारा की बात करता है, 2 वर्गों की बात करता है, और 2 वर्गों में जो उत्पीड़न होता है, उसमें जो असमानता होती है, उसमें सत्ता को या संपत्ति को लेके जो विवाद होते हैं, संघर्ष होते हैं, केवल वो उसकी रुचि उसमें ही है, और वो किसी भी और सोशल डाइकोटमी को, सोशल सामाजिक आधार पे किसी प्रकार के संगठन को तरजीह नहीं देता, वो केवल इकोनॉमिक आधार पे संगठन को तरजीह देता है। और इसीलिए जो मार्क्सिस्ट या नव मार्क्सिस्ट हैं वो लोग क्लास पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो पहचान की राजनीति की बात नहीं करते, अस्मिता की राजनीति की बात नहीं करते, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण है देखने का अस्मिता की राजनीति को या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, न्यू सोशल मूवमेंट है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि किस तरीके से यूरोप और अमेरिका में इसका आगाज़ हुआ 1960s और 70s के दशक में, और वुमेन राइट्स, सिविल राइट्स मूवमेंट, गे मूवमेंट्स, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, इस तरह के तमाम छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिनको ये लगता था कि उनको किसी सामाजिक या किसी आर्थिक आधार पर संगठित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको एक सांस्कृतिक आधार पर संगठित होने की आवश्यकता रही है। इशू बेस्ड उनका संगठन हुआ करता है, ह्यूमन राइट्स है, ले गेस्बियन के मूवमेंट्स है, सेक्सिज्म है, फेमिनिज्म है, एनवायरमेंटलिज्म है, इस प्रकार के बहुत सारी जो इश्यूज थे उसके आधार पर वो संगठित होकर चाहते थे कि सत्ता में हमारी भागीदारी हो, हमारी आवाज़ सुनी जाए राजनीति में। और इस प्रकार से दूसरा चश्मा ये है जो कि एक सांस्कृतिक आइडेंटिटी के रूप में, कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं, उसी के आधार पर पॉलिटिकल वर्क करते हैं, और पॉलिटिकल वर्क करके वो लीवरेज चाहते हैं कि हमको सत्ता में शिरकत मिले। और तीसरा व्यू पोस्ट मॉडर्न व्यू है। पोस्ट मॉडर्न व्यू, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी इस बात की बात करता है कि वो हर व्यक्ति कोई मेटा नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं करता है। वो ये नहीं मानता कि कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक मूल्य, एक प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि उनका कहना है
कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपने आप में एक सॉवरेन है, अपने आप में स्वतंत्र है, उसकी एक आइडेंटिटी है। और इसी प्रकार से जितने भी ग्रुप समाज में काम करते हैं उन सभी ग्रुप्स का अपना कोई ना कोई रोल है, अपने अपने कोई अहमियत है। और इस प्रकार से अगर कोई हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो उनका कहना है कि वो सारे ग्रुप्स उस हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देते हैं। कोई एक ग्रुप कहे कि साहब मैं हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन में योगदान दूंगा, सत्ता के द्वारा सामाजिक क्रांति ला दूंगा, ये संभव नहीं है। इसलिए उनका एक मल्टी कल्चरल अप्रोच होता है। उनका ये अप्रोच होता है कि वो सारे के सारे जो समूह हैं समाज में वो सब अपने अपने ढंग से सामाजिक परिवर्तन की बात करते रहें। और इसलिए वहाँ पे आइडेंटिटी कोई क्लास की नहीं होती, वहाँ पे आइडेंटिटी किसी एक कल्चरल ग्रुप की नहीं होती है, बल्कि वहाँ पे सारे मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटीज़, प्लूरलिटी ऑफ आइडेंटिटीज़ की बात होती रहती है। और इस दृष्टिकोण से वो देखते हैं। भारतीय संदर्भ में जब हम लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में कास्ट और रिलीजन ये दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है जब भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात होती है। लेकिन जब रिलीजन की डिस्कोर्स होते हैं, रिलीजन की बात होती है, तो हमारे यहाँ उसका ब्रैकेट अलग हो जाता है, उसका डोमेन अलग हो जाता है और हम उसको कम्युनल डिस्कोर्स में रखते हैं, उसको सांप्रदायिक विमर्श में हम डाल देते हैं। और इसलिए जब पहचान की राजनीति का एक विशुद्ध भारतीय संदर्भ होता है तो उसमें ये जो धर्म के आधार पे या रिलीजन के आधार पे जो आइडेंटिटी है उसको हम उतनी तरजीह नहीं देते हैं, हम जातीय अस्मिता को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय संदर्भ में अस्मिता की राजनीति या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक रिस्ट्रिक्टिव व्यू है जो ये मान के चलता है कि भाई यहाँ पे अस्मिता की राजनीति का मतलब है जातीय राजनीति। तो इस प्रकार से भारतीय संदर्भ में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये एक डिफरेंस है ग्लोबल डिस्कोर्स से। और जब इंडिया में हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम जातीय आधार पर संगठित होकर अपने राजनीतिक प्रभाव को दर्शाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हम एक पर्टिकुलर, इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय संदर्भ में बहुत सारे जातीय संगठन बन जाते हैं और वो जातीय संगठन के आधार पे अपना जाति सेंट्रिक एक प्रकार से प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो जाति जिस प्रकार की विचारधारा का पालन करती है उस विचारधारा का पालन करके हम राजनीति में एम्पावरमेंट के लिए प्रयास करें। तो भारतीय संदर्भ में जो अस्मिता की राजनीति है वो बेसिकली एक प्रकार से जातीय राजनीति के रूप में देखी जाती है। और भारत में तो जैसा कि आप जानते हैं कि 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है, 19,500 से ज़्यादा यहाँ पे भाषाएं और बोलियां हैं, 6 प्रमुख रिलीजन हैं जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज़्म और नाना प्रकार के और भी छोटे छोटे रिलीजन्स हैं। और कास्ट की संख्या तो हजारों में है जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। और अगर आप देखें इसमें तो स्वतंत्रता के पहले से एक प्रकार से जातीय राजनीति, अस्मिता की राजनीति की बात डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की और उन्होंने 1920 के दशक में या उससे थोड़ा पहले भी अगर आप देखें तो एक प्रकार से दलितों को संगठित करके और उनका एक ऑटोनोमस मूवमेंट या ऑटोनोमस वॉइस उनको देने की कोशिश की। तो सबसे पहला भारतीय संदर्भ में हम लोगों को दलित आइडेंटिटी को लेकर एक मूवमेंट दिखता है, एक पहचान की राजनीति का एक संदर्भ दिखता है। लेकिन हुआ क्या कि जब फ्रीडम स्ट्रगल, हम लोग जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे तो हमारे क्या दलित, क्या ओबीसी, क्या ऊपर कास्ट, सभी प्रकार के लोग जो हैं, सभी धर्मों के लोग उसमें एक प्रकार से एकजुट होकर गांधी जी के नेतृत्व में, उस समय की जो तात्कालिक कांग्रेस थी उसके नेतृत्व में सभी लोग राष्ट्रीय आंदोलन में जुट गए। और जब राष्ट्रीय आंदोलन में जुट गए तो एक प्रकार से उसका नेतृत्व करने वाला जो संगठन उस समय गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी उसके अम्ब्रेला में सभी लोग आ गए। और इस प्रकार से वो सारे लोग, ऐसा था कि कांग्रेसी अपने को कहने लगे, चाहे वो किसी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के रहे हों। और इसीलिए जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो स्वतंत्रता के बाद एक प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस का न केवल उद्देश्य पूरा हुआ बल्कि वो जो भारतीय राजनीति में डेमोक्रेसी की बात आई तब भी उसका वर्चस्व बहुत समय तक बना रहा, लगभग 4 चुनावों तक बना रहा। 52 में, 57 में, 62 में, 67 में कांग्रेस का डोमिनेंस बना रहा। और इसीलिए जब स्वतंत्र हुआ था देश तो गांधी जी ने ये चाहा था कि कांग्रेस खत्म कर दी जाए और कांग्रेस की जगह उसका नाम बदल के लोक सेवक संघ कर दिया जाए और सभी लोग एक नए सिरे से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करें, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी की जो अंतिम, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई है, गांधी जी की गोली मारी गई है, उसी दिन गांधी जी अनाउंसमेंट करने वाले थे कि जो है कांग्रेस को समाप्त किया जाता है। और अगर आप गांधी दस्तावेजों को देखेंगे तो वो दस्तावेजों में गांधी जी की अंतिम इच्छा के रूप में वो बाकायदा उपलब्ध है कि जिसमें गांधी जी कहते हैं कांग्रेस को आज समाप्त किया जाता है और अब इसका नाम लोक सेवक संघ रहेगा और सारे लोग, सारे जो दल है वो सारे लोग अपने अपने ढंग से दल बनाएं और राजनीति करें। लेकिन
नेहरू जी और पटेल और कांग्रेस के जो बड़े लीडरान थे उनको ये बात स्वीकार नहीं थी और इसलिए वो उससे असहमत थे। लेकिन बहरहाल वो गांधी जी को चूँकि गोली मार दी गई उस दिन, तो वो प्रकरण ही ख़त्म हो गया विरोध का, और कांग्रेस एक जो है अपने अम्ब्रेला पार्टी के रूप में चलती रही, जिसको कि रजनी कोठारी ने आगे चल के एक कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया कि भले ही हमारे देश में मल्टीपल पार्टीज़ हो लेकिन डोमिनेंस हमारे कांग्रेस का ही एक छत्र राज्य रहा है। उसी को उन्होंने कांग्रेस सिस्टम के रूप में या मल्टी पार्टी सिस्टम बट डोमिनेटेड बाय ए सिंगल पार्टी की संज्ञा दी है। जब हमारा संविधान बना तो हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दलित आइडेंटिटी की बात की थी उसको और फ्रीज किया गया, उसको और स्ट्रेंथन किया गया, क्योंकि दलितों के लिए हमारे संविधान में एक रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया कि भाई उनको 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि जैसा कि आप जानते हैं एक 10-10 साल के लिए बढ़ाते चले जाते हैं। हमारे संविधान, हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं, हमारी संसद उसको बढ़ाती चली जाती 10-10 साल के लिए। फिर बाद में जब 1990 के दशक में 90 में हम देखते हैं कि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 27% आरक्षण ओबीसीज को देके एक दूसरा कास्ट आइडेंटिटी हमारे देश में एक प्रकार से क्रिएट करके उसको फ्रीज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनली, और इस प्रकार से दो जातियां जो है हमारे देश में, दो जातीय समूह हमारे देश में आइडेंटिटी उनको संविधान से मान्यता प्राप्त हो गई, एक दलित्स को जो कि ओरिजिनल रिजर्वेशन से, और एक मंडल कमीशन को 1990 में जो दिया गया उनको संविधान में संशोधन करके उनको भी 27% आरक्षण दे दिया गया। तो इस प्रकार से दो जातीय समूह तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने के लिए एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि परमिटेड है, ओबीसीज एंड दलित्स। लेकिन हुआ क्या कि हमारे देश में जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही या कांग्रेस डोमिनेंस रहा, तो हमारी विरोधी पार्टी जो थी या विपक्षी जो दल थे, वो विपक्षी दल उनको एक समस्या पैदा हो गई कि वो कांग्रेस से compete कैसे करें, क्योंकि जो भी बात कांग्रेस कह रही थी वो तमाम बातों से तो वो भी सहमत थे, क्योंकि सोशल नेशनल मूवमेंट में तो वो भी शिरकत करे हुए थे। ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने शिरकत नहीं किया था। तो जो विपक्ष में पार्टियां थी उनको ये नहीं समझ में आता था कि वो अपने लिए जनमत किस आधार पर तैयार करें। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक आधार पर तो हमको जनमत मिल नहीं सकता, क्योंकि वही बातें तो हम भी कहना है जो कांग्रेस कह रही है, उससे अलग कोई बात तो हमें करनी नहीं है। तो उन्होंने जाति को एक आधार बनाया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, और जाति को पकड़ के उन्होंने अपना आंदोलन करना शुरू किया या उनको संगठित करना शुरू किया। और इसीलिए अगर आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं भी जाएंगे तो हर राज्य में आपको जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के संगठन दिखाई देंगे। आंध्र प्रदेश में जैसे आप जाएंगे तो कामा कापू रेड्डी, कर्नाटक में अगर आप जाएंगे तो वोकालिंगा और लिंगायत, मणिपुर में आप गए तो मैती और कुकी, और यूपी में आए तो यादव और कुर्मीज, बिहार में गए तो जाटव और पासी और वाल्मीकि, इस प्रकार के दलित महादलित। और हर राज्य में, ये तो मैं कुछ राज्यों के नाम ले रहा हूँ, किसी भी आप राज्य में जाएंगे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, कहीं भी आप जाएंगे तो जातीय आधार पर संगठन या जातीय आधार पर राजनीतिक दलों की संरचना आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की जैसे बात करें तो उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी बड़ी प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं जो कि जिनको माना जाता है कि जातीय आधार पर वो संगठित है। बीएसपी दलितों का और एसपी ओबीसीज का, मेनली यादव्स का रिप्रेजेंटेशन करती है। और उन्होंने एक जातीय आधार पे एक्सक्लूशनरी पॉलिटिक्स, या जिसको हम कहते हैं कि जो समावेशी राजनीति नहीं करते हैं, जातीय राजनीति करते हैं, उस आधार पे ये बेसिकली पार्टियां बनी और अपने को उन जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने लगी सबसे पहले। लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये होता है कि जब जातीय आधार पे आप राजनीति करते हैं तो आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है, पॉलिटिकल, वो सीमित हो जाता है, उस जाति तक ही सीमित होता है और आगे नहीं बढ़ पाता, आपको बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए मायावती ने सबसे पहले इसमें एक इनोवेशन किया, एक एक्सपेरिमेंट किया 2007 में, और उन्होंने कहा कि भाई दलितों को, ब्राह्मणों को मिला के हम एक राजनीति करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ओपन अप किया उन्होंने कि जो सर्वजन से बहुजन की तरफ ट्रांजिशन किया, और उसका उनको लाभ मिला। 2007 में उनकी बहुमत की सरकार बनी। तो जब आप एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स छोड़ के, जातीय राजनीति छोड़ के जब आप समावेशी राजनीति की तरफ जाते हैं तो राजनीति में वो प्रभावी भी होती है। तो जातीय राजनीति का या आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स का एक सीमा तक तो लाभ मिलता है कि आप एक जातीय समूह को संगठित कर देते हैं, लेकिन उस जातीय समूह के संगठन से आप राजनीतिक लाभ भी आप प्राप्त कर सके, ये बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको ओपन अप होना पड़ेगा, जिसका पहला प्रयोग हमें उत्तर प्रदेश में मायावती के केस में 2007 में दिखाई देता है। उनको पूर्ण बहुमत, भले ही 30% वोट शेयर पे, लेकिन उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके बाद 2014 में मोदी सरकार आई, बीजेपी सरकार आई केंद्र में, और उसने भी
बिल्कुल वही समावेशी मॉडल पालन किया और सबका साथ सबका विकास करके, क्योंकि वो पार्टी जो कि 15-16% वोट शेयर पाती थी संसद में, जिसके 2-4 लोग हुआ करते थे, वो पार्टी जो है एक प्रकार से हम 2014 में देखते हैं कि पूर्ण बहुमत उसको प्राप्त हुआ, 272 सीटें अपने बलबूते उसको प्राप्त हुई। और इस प्रकार से उसने एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया कि सारी जातियों को एक साथ लेके हमको चलना है, सबके विकास की बात, सबका साथ सबका विकास। तो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को साथ रखने के बावजूद उसने सारी जातियों को एक साथ लाने की कोशिश की 2014 में पहली बार, उसमें उसको सफलता मिली। और इस प्रकार से कुछ वैसा ही प्रयोग बीजेपी ने किया जो कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के किया था कि सबको एक अम्ब्रेला में लाए। उसी प्रकार से बीजेपी ने भी देश में 1914 में सबको अम्ब्रेला में लाया, और 2019 का जब चुनाव हुआ देश में तो ये चीज़ और बलवती हुई, क्योंकि बीजेपी को उसके बाद और उससे 272 से और आगे बढ़ के 303 सीटें प्राप्त हुई। तो जो शो करता था कि उसका जो समावेशी एक्सपेरिमेंट था वो सफल हो रहा है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो अवरोध था उसको उसने ब्रेक करके एक समावेशी राजनीति की तरफ उसको ले जाने की कोशिश की। लेकिन मायावती और मोदी, इनके एक्सपेरिमेंट्स में एक फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि जहां मायावती ने दो जातियों को, ब्राह्मण और दलित्स को ही मिला के आगे बढ़ने की कोशिश की, मोदी ने या भाजपा ने सभी जातियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की समावेशी राजनीति के माध्यम से। और इतना ही नहीं, बल्कि 2024 में हम लोगों ने ये देखा कि उसी भाजपा ने या मोदी सरकार ने, सत्तारूढ़ दल ने इस जो समावेशी राजनीति थी उसको जाति खांचे से निकाल के वर्ग के खांचे में डालने का प्रयास किया। अर्थात उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जाति की बात नहीं करेंगे, अब हम वर्ग की बात करेंगे। और हमारे देश में 4 प्रमुख वर्ग हैं: महिला, युवा, किसान, छोटे किसान और गरीब, उपेक्षित, दलित, मार्जिनलाइज्ड। इन 4 वर्गों का उल्लेख बार बार भाजपा के इलेक्शन कैंपेन में रहा, और उससे उनको बहुत सफलता मिली और ऐतिहासिक रूप से उनकी तीसरी बार सरकार मिली। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो समावेशी राजनीति है वो डोमिनेट करती जा रही है जातीय राजनीति के ऊपर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर। ये भारतीय राजनीति में एक इनोवेटिव स्टेप है कि ठीक है, जाति तो हमारे यहाँ सामाजिक संरचना है, लेकिन अगर वास्तव में हम जाति से आगे बढ़ के राजनीति में काम कर सकें तो जातीय राजनीति की जगह हम समावेशी राजनीति करें, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जगह इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करें, तो हम सभी लोगों को, एक सरकार का जो फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो किसी एक समाज में एक जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय की बात न करे, वो सबकी बात करे, जो कि समावेशी राजनीति दिखाई देता है। क्योंकि एक और दिक्कत है कि जब आप एक प्रकार से एक्सक्लूशनरी पॉलिटिक्स की या जातीय राजनीति की या अस्मिता की राजनीति की बात करते हैं तो आपका दृष्टिकोण सीमित हो जाता है। आप एक जाति, एक वर्ग, एक समूह पे ही केंद्रित होते हैं, उसी के हित की बात सोचते हैं, सबके हित की बात नहीं सोचते हैं। तो समाज में जो एकता, आप भ्रातृत्व, ये सब होना चाहिए, उसमें एक बाधा पड़ती है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि समाज में जब हम जातीय राजनीति की बात करते हैं, अस्मिता की राजनीति की बात करते हैं, तो जो इंटरसेक्शनैलिटी है समाज में, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहता है। उसका भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समूह होते हैं जो कि कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और कहीं वो प्रिविलेज्ड होते हैं। तो ये भी देखना होता है कि एक ग्रुप भले ही एक मुद्दे पे चाहे मान लीजिए कि उसको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन हो सकता है वही ग्रुप दूसरी जगह पे स्वयं उत्पीड़न कर रहा हो, तो उत्पीड़क भी हो सकता है एक ग्रुप, और उत्पीड़न करने वाला भी हो सकता है, उत्पीड़न भी हो रहा हो सकता है उसका, और वो उत्पीड़न भी कर रहा हो सकता है। तो जो इंटरसेक्शनैलिटी है सोसाइटी में, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना होता है। और जैसे महिला के रूप में कोई महिला उत्पीड़ित हो सकती है, बस उसी महिला के रूप में बहुत सारे उसको प्रिविलेजेस भी मिल सकते हैं। तो ये एक सोसाइटी में एक्चुअली देखा जाए तो जातीय राजनीति, अस्मिता की राजनीति सामाजिक एक प्रकार से क्लीवेजेस, सामाजिक विखंडन, सामाजिक एक प्रकार से जिसको कहते हैं बंटवारा सा हमारे समाज में पैदा कर देता है, जिसको कि हम अगर देखें तो सरदार पटेल ने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हमारे यहाँ एक फेडरल सिस्टम है, अगर हर जाति, हर एक आइडेंटिटी अपनी अस्मिता, राजनीतिक अस्मिता की बात करेगा, तो फिर तो हम वही 555 जो राज्य हुआ करते थे स्वतंत्रता के पूर्व, जिसको सरदार पटेल ने बड़ी मेहनत से शिरकत एक प्रकार से भारतीय यूनियन के रूप में, भारत देश के रूप में हमारे सामने रखा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और हम समझते हैं कि ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें ठीक है, पहचान की राजनीति की बात करनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य समावेशी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो पहचान की राजनीति है वो एक प्रकार से डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को इंगित करती है, क्योंकि उसमें
बहुत सारे जो सोशली मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल पावर में इंटीग्रेशन होता है, तो डेमोक्रेसी में एक प्रकार से उनकी भूमिका बढ़ती है। तो ये भी एक पक्ष हो सकता है, लेकिन वो पूरा पक्ष नहीं हो सकता है। एक सीमा तक तो वो ठीक है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का भी सोसाइटी में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो, उनको भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, उनको भी सत्ता में भूमिका मिले। लेकिन अगर उसको हम अस्मिता की राजनीति से जोड़ेंगे और ये कहेंगे कि नहीं भाई इन्हीं का एम्पावरमेंट हो, इसी ग्रुप का एम्पावरमेंट हो, तो हो सकता है कि वो एक्सक्लूशनरी पॉलिटिक्स की तरफ हमको ले जाए और समावेशी राजनीति से हमको वंचित कर दे। तो इस प्रकार से जातीय राजनीति या अस्मिता की राजनीति का एक सीमित लाभ तो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमको समावेशी राजनीति के बारे में ही सोचना चाहिए जो हमारे लोकतंत्र को स्वतंत्र और सुदृढ़ करेगा। थैंक यू वेरी मच।